स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कोई भी ऐसा वेस्टफुल केमिकल कंपाउंड जिसे बॉडी में से रिमूव कर दिया जाए उसे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहेंगे। इसका ये मतलब है कि एनिमल बॉडी में कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसकी जरूरत नहीं है, विच इज नॉट नीडेड, वेस्टफुल है, विदाउट एनी पर्पज है, फिर उसे बॉडी में नहीं रखा जाएगा, उसे बॉडी में से रिमूव किया जाएगा, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। अब एनिमल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? इसमें खासी वैरायटी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, जो एनिमल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे फ्रेश वाटर में, तो इनके लिए वाटर वेस्टफुल मटेरियल है। If this animal is living in hypotonic environment, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वाटर कंसंट्रेशन हाई है, वाटर बॉडी में दाखिल होता है, एक्सेसिव वाटर। अभी जो एक्सेसिव वाटर है इसकी बॉडी में आ रहा है, इसके लिए वेस्टफुल सब्सटेंस है, इसलिए इस वाटर को फिर बॉडी में से रिमूव करना चाहेगा, तो वाटर यहां पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसी तरह जो एनिमल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे मैरीन वाटर, तो वहां पे सॉल्ट एज वेस्टफुल सब्सटेंस होंगे। अब यहां सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सॉल्ट सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, और ये सॉल्ट सल्यूट एनिमल की बॉडी में दाखिल होते हैं इन एक्सेसिव अमाउंट, फिर इन सॉल्ट को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, तो यहाँ पे सॉल्ट एज वेस्टफुल सब्सटेंस एक्ट कर रहे हैं। फिर कैटेगरी है जी नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। एनिमल्स में ये मोस्ट अबंडेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और ये ऑलमोस्ट हर एनिमल के सेल में या बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। अब नाइट्रोजन वेस्ट क्या है और ये किस तरह जनरेट होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे नाम से जाहिर है,
इन वेस्टफुल केमिकल में नाइट्रोजन एलिमेंट या एटम मौजूद होता है, इसलिए इनको नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। और अगर इन नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव ना किया जाए तो फिर क्या होगा? अगर ये बॉडी के अंदर ही रहें, सेल के अंदर ही रहें, आपके ब्लड में ही रहें, तो फिर क्या होगा? नाइट्रोजन वेस्ट वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्यूबल है। ये बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व होकर बॉडी के अंदर ही स्टे करते हैं और ये बॉडी के लिए टॉक्सिक साबित हो सकते हैं। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नताइज क्या निकलेंगे? कन्वर्जन्स होंगे। कन्वर्जन्स का मतलब है कि बॉडी में ऑटोमेटिकली सडनली इररेगुलर मूवमेंट्स आती हैं, जैसे एपिलेप्सी के पेशेंट में पूरी बॉडी में झटके लगते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। सेकंड कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कॉमा, लंबे अरसे के लिए अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन तारी हो सकती है, तवील बेहोशी, और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। तो यहां से अंदाजा होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना इंतहाई जरूरी है। अगर इनको रिमूव ना किया जाए तो ये हमारे लिए मुहलक साबित हो सकते हैं, किसी भी एनिमल के लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट की एक वैरायटी है पूरी। अब क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन वेस्ट बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये जनरेट कैसे होते हैं, इनके बनने का मैकेनिज्म क्या है? तो नाइट्रोजनस वेस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये मोस्ट अबंडेंट नाइट्रोजनस वेस्ट है। एनिमल्स की बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट किनकी है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब ये बनते हैं थ्रू डीअमाइनेशन प्रोसेस। और डीअमाइनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो NH2 अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को डीअमाइनेशन कहा जाता है। और यकीनन ये प्रोसेस एंजाइम कंट्रोल्ड है। और ये डीअमाइनेशन का प्रोसेस मोस्टली लीवर सेल में सरंजाम पाता है और किडनी सेल में भी ये प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मोस्टली डीअमाइनेशन का प्रोसेस लीवर सेल में वकूअ पजीर होता है। अब डीअमाइनेशन में होगा क्या? इसमें आप अमाइनो एसिड को देख लें। ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है और ये अमाइनो एसिड में मौजूद अमाइनो ग्रुप है जी, NH2 अमाइनो ग्रुप।
इसी तरह नाइट्रोजन बेसिस में प्यूरिन, पायरिमिडीन में भी अमाइनो ग्रुप हो सकता है। जैसे ये साइटोसिन में नाइट्रोजन बेस है, पायरिमिडीन, इसमें भी अमाइनो ग्रुप है। एडेनिन में भी अमाइनो ग्रुप है, गुआनिन में भी अमाइनो ग्रुप है। तो यहां से भी अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये क्या है? डी अमाइनेशन प्रोसेस। अब इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव करने के बाद इसका क्या किया जाएगा? पहली ऑप्शन ये है कि इस अमाइनो ग्रुप को रीयूज या रिसाइकल कर लिया जाए, कि इनकी मदद से दोबारा अमाइनो एसिड या नाइट्रोजन बेसिस बना ली जाए, सिंथेसाइज कर ली जाए। सेकंड ऑप्शन ये है कि इसको किसी वेस्ट की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसी फॉर्म में जिसको बॉडी में से रिमूव करना आसान हो। तो इसको अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड किस तरह सिंथेसाइज होते हैं? बाय प्रोसेस ऑफ डी अमाइनेशन। वो अमाइनो एसिड की डी अमाइनेशन हो या प्यूरिन, पायरिमिडीन की डी अमाइनेशन हो। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट की और टाइप देखते हैं। क्रिटेनिन, क्रेटीन और ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन वेस्ट भी एनिमल्स में मौजूद हैं, बनते हैं, बट इन लोअर क्वांटिटी, बहुत थोड़ी मिकदार इनकी बनती है। अब ये कहां से जनरेट होते हैं? इस डायग्राम को देखिए। एनिमल के मसल सेल में, स्केलेटल मसल सेल में एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंपाउंड है, क्रेटीन फास्फेट। एनर्जी जनरेट करने के लिए ये कंपाउंड मौजूद है, क्रेटीन फास्फेट। जब मसल कंट्रैक्ट करता है, उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी या तो एटीपी में से आएगी, तो या फिर ये क्रेटीन फास्फेट में से आएगी। क्रेटीन फास्फेट की ब्रेकडाउन हो, इसका फास्फेट रिमूव हो जाए, तो इट बिकम क्रेटीन। और क्रेटीन की फर्दर ब्रेकडाउन से क्या बन सकता है? क्रिटेनिन। अब क्रेटीन, अगर क्रेटीन की फॉर्म है तो ये अपनी जगह पे नाइट्रोजन वेस्ट हो सकता है, या इसकी फर्दर ब्रेकडाउन करके इसको थोड़ी लेस टॉक्सिक फॉर्म क्रेटिनिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब क्रेटिनिन में फिर ऑप्शन है, या तो इसको रिसाइकल कर लिया जाएगा, या फिर क्रेटिनिन मसल सेल में से प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में एंटर होगा, यहां से फिर इसको फिल्टर किया जाएगा, फिर इसको यूरिन के थ्रू बॉडी में से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये
क्रेटिनिन नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं मसल सेल्स के अंदर। ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ये कहां से जनरेट होते हैं? ये जनरेट होते हैं बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलिन। और कोलिन आपको याद हो तो ये फास्फोलिपिड का या फास्फोलाइपिड का एक कंपोनेंट है कोलिन। तो जब फास्फोलाइपिड की कैटाबॉलिज्म होती है उसमें से कोलिन को फ्री करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। फिर इस कोलिन की ब्रेकडाउन की जाती है, ट्राइमेथाइल अमाइन बनता है और फिर फाइनली इसको ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर इसको थ्रू यूरिन बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो वेरी सिंपल, फास्फोटिडाइल कोलिन की कैटाबॉलिज्म से, फास्फोलिपिड के कैटाबॉलिज्म से ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट कई दफा अमाइनो एसिड, प्यूरिन और पायरिमिडीन की ही फॉर्म में होते हैं। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल पढ़े हमने देखा है कि अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है। सिमिलरली प्यूरिन और पायरिमिडीन के कैटाबॉलिज्म से भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी इसी फॉर्म में ही बॉडी में से एक्सक्रीट की जाती है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट की जाती है। अमाइनो एसिड, प्यूरिन, पायरिमिडीन या तो इनकी कैटाबॉलिज्म होगी या ये इसी फॉर्म में बॉडी से रिमूव होंगे। और स्पेशली अगर कोई ह्यूमन किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का या किसी और डिजीज का शिकार है, एंजाइम डेफिशिएंसी का शिकार है, तो उनमें फिर अमाइनो एसिड और नाइट्रोजन बेसिस का कैटाबॉलिज्म नहीं होता और ये इसी फॉर्म में बॉडी में से रिमूव होते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट की और टाइप देखते हैं जी, कि अगर प्यूरिन नाइट्रोजन वेस्ट कैटाबोलाइज हों यानी एडेनिन और गुआनिन, तो क्या उससे भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं? यस, उनकी सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रोड्यूस होती है, यानी इतनी अमाउंट प्रोड्यूस होगी जो अगर रिमूव ना की जाए तो सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए डेंजरस, टॉक्सिक हो सकती है। अब इस प्रोसेस को भी देखते हैं। एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है जिसमें एडेनिन मौजूद है, तो एडेनिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक नाइट्रोजन बेस्ड हाइपोजेंथीन में। फिर इस हाइपोजेंथीन की ऑक्सीडेशन होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइपोजेंथीन कन्वर्ट हो जाता है एक और नाइट्रोजन बेस्ड जेंथीन।
यानी एडेनिन डायरेक्ट ज़ैंथीन में कन्वर्ट नहीं होता, एडेनिन पहले कन्वर्ट होगा हाइपोज़ैंथीन कंपाउंड में, फिर हाइपोज़ैंथीन कन्वर्ट होगा ज़ैंथीन में। सेकंड ऑप्शन गोवानीन, गोनोसिन, गोवानीन, इसके कैटाबॉलिज्म से डायरेक्ट ज़ैंथीन प्रोड्यूस होता है। अब ये जो ज़ैंथीन है, इसको ही एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये यूरिक एसिड इसी फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो सकता है, या इसे एक और नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एलेंटोइन नाइट्रोजन बेस्ड। अब ऑप्शन ये है कि हाइपोजेंथीन फर्दर मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के बजाय इसी फॉर्म में भी रिमूव हो सकता है। सिमिलरली ज़ैंथीन ये भी यूरिन के थ्रू रिमूव हो सकता है, या ज़ैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाए, फिर वो यूरिक एसिड रिमूव होगा, या फिर यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट किया जाए। तो इट डिपेंड्स अपॉन एनिमल स्पीशीज, उसके हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि जिस जगह वो एनिमल रह रहा है वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। तो मैं इसको फिर रिपीट करने लगा हूं। एडेनिन की कैटाबॉलिज्म से हाइपोजेंथीन प्रोड्यूस होता है, और गोवानीन की कैटाबॉलिज्म से ज़ैंथीन प्रोड्यूस होता है। ज़ैंथीन फर्दर यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू रिमूव होगा, या फिर इसको एक और नाइट्रोजन बेस एलेंटाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन है कि ये बताइए प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म से कौन कौन से नाइट्रोजन बेस प्रोड्यूस होते हैं? प्यूरिन, हाइपोजेक्थीन, ज़ैंथीन, ओके, एलेंट्रोइन और एलेंटाइन। लेकिन एक पॉइंट फिर आप लोग स्किप कर रहे हैं जो मैंने स्टार्ट में बताया है यूरिक कि प्यूरिन में जो अमाइनो ग्रुप है उसकी डीअमाइनेशन करके उसको अमोनिया और यूरिया में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म से अमोनिया भी प्रोड्यूस होता है, यूरिया भी प्रोड्यूस होता है, हाइपोजेंथीन भी, ज़ैंथीन भी, यूरिक एसिड भी और एलेंटाइन भी। नाइट्रोजन बेस की एक पूरी रेंज प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म से जनरेट हो सकती है। तो ये नाइट्रोजन बेस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। यहां तक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा। जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जी जी। उनमें जो ट्राइमेथाइल ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो रिमूव नहीं करते? नहीं बेटा, वो नाइट्रोजन बेस तो अलग से प्रोड्यूस हो ही रहे होते हैं। अब देखें, उनमें तो जिस एनिमल के सेल में भी प्रोटीन नाइट्रोजन वेस्ट हैं, उनका कैटाबॉलिज्म होना है तो नाइट्रोजन वेस्ट तो प्रोड्यूस होंगे। लेकिन वो हम बात कर रहे थे कि वहां पे मोस्ट अबंडेंट वेस्ट उनके लिए क्या होगा। अब वहां पे चूंकि वाटर हर वक्त एक्सेसिबली उनके सेल्स में उनकी बॉडी में एंटर हो रहा होता है, तो वहां पे वाटर मोस्ट अबंडेंट उनके लिए वेस्ट होगा।
हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में तो यूरिया कंसंट्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइमेथाइल यूज होते हैं ना। जी, ये स्पेशल सिर्फ हमने पढ़ा था कार्टिलेज फिशेस में और शार्क में कि ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। अब ह्यूमंस की बॉडी में भी ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लेकिन डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी में इसका पर्पस ये तो नहीं है कि हमारी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक किया जाए। वो ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड का ये स्पेशल फीचर जो है वो कार्टिलेज फिश और शार्क के लिए था। Any other question? Okay, then it's okay.